बहन होगी तेरी और ऐसी कई मूवीज में आपको ये जरूर दिखे होंगे। ऐसे मशहूर कलाकार गुरुशरण तिवारी जी, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बॉलीवुड में, आपका अभी तक कैसा अनुभव रहा? आपकी 2017 से जर्नी स्टार्ट हुई अभी आपने बताया, तो कैसा आपका अनुभव रहा अभी तक का? अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा और हमारा जो करियर था वो 2015 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। मैंने एक फ़िल्म की थी 80-90 पूरे 100। हालांकि वो अभी रिलीज़ तो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गए या कोई ऐसा था जो मर गया है जिसकी वजह से वो फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उसके बाद हमारी फिल्म थी ये जॉली LLB 2 जो मैंने की और वो रिलीज़ हुई थी 2017 में Feb 10 को। तो उसके बाद से ये डेब्यू फिल्म हमारी हो गई। एंड देन उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्म्स की, बहन होगी तेरी एंड हाउसफुल 4, ड्राइव धर्मा प्रोडक्शंस की, एंड रिसेंटली मेरी आप आई है बंटी बबली 2, एंड अपकमिंग में अभी मेरे पास 3 से 4 फिल्में लगी हुई हैं। और चूँकि मैं प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूँ तो उसके बाद इस बॉलीवुड में रुक कर लेना ये मेरे लिए एक अलग बात थी। तो चूँकि मैं इवेंट्स वगैरह भी करता था, दयाल इवेंट्स इंटरनेशनल करके जो मेरी फर्म है, सो उससे मेरा यहाँ पर लखनऊ में जो शूट्स आते थे उनसे कांटेक्ट करना, उन लोगों तक पहुँचना, वो सब चीज़ें रहीं। लोग आर्टिस्ट वगैरह, तो मैंने जॉली LLB वगैरह में काफ़ी टाइम, पूरा 1 महीना हम लोगों ने शूट में साथ में थे। एंड देन फिर ऑडिशंस में जाना, ऑडिशंस देना। अब वो ऑडिशंस फेक हों या रियल, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे ऑडिशन देना जिससे मेरी हेजिटेशन निकल जाए तो मेरे लिए वो बेटर था और मैंने वो दिया, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड देन मैं 2017 अगस्त में मैं मुंबई के लिए रुक किया और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने स्टार्ट किया करियर। तो मैंने वहाँ पे ड्राइव फिल्म की और मैं एक सीरियल है मेरा बालवी रिटर्न्स, तो उसमें मैंने 2 साल तक कंटिन्यूटी की। तो वो अभी मई 2021 में ही ऑफ एयर गया है। तो वो शो मेरा, उसमें मुन्ना मिश्रा का कैरेक्टर रहा, वो बहुत अच्छा था और वो बच्चों का शो था। तो बच्चों का बेहद राइट बेहद पसंदीदा शो था। राइट तो उसका बेनिफिट्स भी काफ़ी रहे। एंड देन उसके बाद अभी हमारी जो एक अपकमिंग फिल्म आने वाली है, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता, बट वो उसमें मैंने नेगेटिव लीड किया है और वो बहुत ही सुंदर फिल्म है। और वो डायरेक्ट की है हमारे 16 दिसंबर टेंगो चार्ली के डायरेक्टर मनी शंकर जी ने, जो मैं हैदराबाद में मैं शूट करने गया था उस फिल्म को। तो वो बहुत अच्छी फिल्म है। एंड देन अभी मैंने लखनऊ में एक फ़िल्म की है एक्टिंग का भूत, तो उसमें भी मैं हीरो के फ्रेंड का कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसमें नाम है उनका बच्चन यादव। सो वो फिल्म, उसमें मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ एक्चुअली। तो जो मेरा दोस्त बना है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये है सब चीज़ें चल। कैसे उसका जो फिल्म आपकी आने वाली है, क्या उसका जॉनर रहेगा, कैसी रहेगी? कॉमेडी है या कॉमेडी है, नो डाउट कॉमेडी फिल्म है। जो सिचुएशंस कैसी होती हैं, उसमें कैसा आदमी स्टक हो जाता है एंड देन उसको फिर कैसे निकलना है, फिर वो चीज़ें उसमें बताई गई हैं, दिखाया गया है। उसमें कई नॉन आर्टिस्ट भी हैं जैसे कि इश्तियाक खान जी, वो भी हमारे उस पर दोस्त बने हुए हैं, और मनोज बख्शी जी हैं, जयशंकर त्रिपाठी जी हैं, और कुंदन जी हैं जो मिर्ज़ापुर 2 में फेम है, जो जिनके बहुत सारे मीम्स भी इस टाइम चल रहे हैं, भैया जी करके जो है आगे की लाइन। सो वो भी हैं हमारे साथ, वो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। तो हम लोगों का काफ़ी उठना बैठना भी 1 महीने बीच में बहुत रहा। सो वो है। और बाकी मैंने करीबन 30+ एड्स किए हुए हैं। हमारा आज भी एक पुराना ऐड है इमामी कुकिंग ऑयल का, वो करीबन 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है, 2018 से चल रहा है। तो और उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा पहचान हुई है क्योंकि वो एड्स डेली 2-4 बार तो कम से कम आ ही जाता है और लोग उसको देखते हैं। तो ऐड की दुनिया में मेरा सबसे पहले ऐड था डैटसन रेडिगो कार का था, TVC ऐड था ये हमारा। उसमें मेरी मुस्टैचेस थी साउथ इंडियन वाली, अभिनंदन वाली। जी मैंने वो आपकी प्रोफाइल राइट। तो वो चीज़ें हैं। हमारी वेब सीरीज़ भी आ चुकी है, वॉचो पे आई थी द मॉर्चरी करके, उसमें मैंने पैरेलल लीड किया था गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर गोपाल स्वामी अय्यर का। तो वो है काफ़ी अच्छी जर्नी रही। सर आपका जो होम टाउन है वो लखनऊ का है और आप रहते मुंबई में, तो लखनऊ से मुंबई में काफ़ी
मतलब उतार चढ़ाव वाली लाइफ रही होगी, और एक नॉर्मल इंसान से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना बॉलीवुड के जहाँ पर नेपोटिज्म इतना ज़्यादा है। वैसे नेपोटिज्म हर जगह है, मगर नेपोटिज्म बॉलीवुड का इस समय बहुत हाईलाइटेड टॉपिक रहा है। सुशांत सिंह की जो एक रहस्यमय मौत थी, उसके बाद नेपोटिज्म काफ़ी उठा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेपोटिज्म की बात करें तो नेपोटिज्म जैसा कि आपने भी कहा कि सब जगह है, बिल्कुल है, बट नेपोटिज्म में भी दो चीज़ें हैं कि सही और गलत। हम सबसे पहले यदि अपनी चीज़ को अपने लिए देखेंगे, अपना पेट भरेंगे सिर्फ, तो वहाँ पर गलत है। मगर हम जिस पेशे में हैं, वो पेशा यदि मैं किसी दूसरे के लिए, सामने पब्लिक के लिए काम करता हूँ, तो पहले उनके लिए करना, उसके बाद अपनी तरफ देखना, वो इम्पॉर्टेंट है। मगर आजकल जो बॉलीवुड कास्टिंग में हो रहा है, वो सबसे पहले सीधा सा फंडा है कि देखिए भाई, मैं एक्टर नहीं बन पाया, तो मैंने क्या किया कि मैंने कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बन गया। अब मैंने क्या, आर्टिस्ट और कास्टिंग के बीच में बन गया मीडिएटर। वो मैंने आर्टिस्ट का नंबर उनको दिया, जबकि सिर्फ नंबर देने का वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो जैसे कि 25%, 30%, 20% सबका अपना अलग अलग है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप प्रोडक्शन हाउस से क्यों नहीं कमीशन लेते, आप आर्टिस्ट से क्यों लेते हैं? तो आर्टिस्ट से कमीशन लेते हैं, आर्टिस्ट को बेचारे को जॉब मिलता है। एक्चुअली तो आर्टिस्ट सीधी सी बात है मजदूर होता है। क्यों? क्योंकि उसको दिहाड़ी भी मिलती है। अब 30 दिन तो काम है नहीं, अब आप उससे आर्टिस्ट से पैसा ले रहे हो, काम तो कर रहे हो प्रोडक्शन हाउस का, क्योंकि आर्टिस्ट तो प्रोडक्शन हाउस को चाहिए ना। आर्टिस्ट को प्रोडक्शन हाउस नहीं चाहिए, काम चाहिए नो डाउट, मगर जिस वक्त की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन हाउस आर्टिस्ट को खोजता है। तो आर्टिस्ट को जब खोजते हैं तो फिर आर्टिस्ट, आप प्रोडक्शन हाउस का काम करें तो आप प्रोडक्शन हाउस से पैसे, और जबकि प्रोडक्शन हाउस ने उस काम के लिए कास्टिंग डायरेक्टर रखा है, तो कास्टिंग डायरेक्टर अपना पूरा काम करे ना, फिर बीच में कोऑर्डिनेटर क्यों आता है? और यदि कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेटर सारा लेना है, तो कास्टिंग डायरेक्टर को हटा दीजिए। तो ये इन सब चक्करों में चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। फिर चीज़ें हैं कि अब जब हम कास्टिंग नहीं, मतलब हम एक्टर नहीं बन पाते हैं, हमने कास्टिंग एजेंसी खोल ली, हमने किसी के प्रोजेक्ट को लाइन अप कर लिया, फिर प्रोजेक्ट कोई उसके पास कास्टिंग लिस्ट आती है कि मुझे ऐसे से कास्ट करने, तो वो करने लगता है कि भाई जो अपने असिस्टेंट होते हैं उनको रख देता है कास्टिंग करने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ, मैं सिंपल सी बात है, मैं नाम भी लूँगा, कास्टिंग बे में है। तो कास्टिंग बे में चीज़ें बहुत ज़्यादा ये रहती हैं कि हमारे असिस्टेंट ही कास्ट हो जाते हैं, हमारे जितने भी हैं सब कुछ खुली छूट है कि आप अपना ऑप्शन भेजिए जो भी कास्टिंग लिस्ट आती है। मगर इसी जगह कहूँगा मुकेश छाबड़ा में ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर आप नहीं कास्ट होंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं हुए। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, उन लोगों ने भी फिल्मों में किया है, मगर वहाँ का प्रोसीजर जो है वो अलग है। जैसे कि यदि आप ऑडिशन देने गए मुकेश छाबड़ा में, तो वो ऑडिशन जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो आपको जाने नहीं देंगे। मतलब यह है कि आप सुबह से लेके शाम तक आप वहीं रहिए, तैयार करिए, भूलिए भटके, मैं 50 बार लूँगा, 60 बार ऑडिशन लूँगा, मगर आपको दे के जाना है। तो चूंकि ये सब चीज़ें भी मेरे साथ हुई, जबकि मेरा कोई जानने वाला नहीं था उस वक्त, तो इसलिए मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, नहीं उनका प्रोसीजर सही है। बाकी कुछ जगह कास्ट होते हैं, अभी आप बाकी कास्टिंग में देखिए तो बहुत सारे लोग हैं, सब अपने आप को कास्ट करने लगते हैं। और मेन चीज़ है कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन है? अभिषेक बनर्जी। आज तक, मैं 2017 से आज 2021 हो रहा है, आज तक एक भी ऑडिशन अभिषेक बनर्जी ने क्यों नहीं लिया है? यदि कास्टिंग डायरेक्टर है ना, तो फिर क्यों नहीं लेते ऑडिशन? फिर उनके असिस्टेंट क्यों लेते हैं? और वो असिस्टेंट जो खुद ही बैग पकड़ करके उसी कास्टिंग दुनिया में या जहाँ पे स्टूडियोज़ हैं वहाँ पे टहलते हैं, वही लोग अब दूसरे एक्टर्स का वो ऑडिशन लेते हैं। तो ये कैसे? क्योंकि कोई तो उसमें सर्टिफाइड नहीं है, तो कोई तो एलिजिबिलिटी नहीं क्रॉस करके आया है, तो फिर वो लोग ऑडिशन लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। बाकी हमारा काम होता है देना। सबसे चीज़ अच्छी होती है, सबसे अच्छी जो मैं बोलूँगा कास्टिंग है, हालांकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया, मैंने ऑडिशन दिए हैं, अभिमन्यु रे कास्टिंग कंपनी है। आज तक एक भी प्रोजेक्ट उन्होंने खुद को कास्ट नहीं किया, और वो जो ऑडिशन जिस मेथड से करते हैं, जिस तरीके से वो ऑडिशन करते हैं, माइंड ब्लोइंग। मतलब वो आर्टिस्ट को इतना रवा कर देते हैं, आर्टिस्ट की इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि आर्टिस्ट सबको लाइंस याद हो जाती हैं, वो किस तरीके से वेरिएशन से बोलेगा वो चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉप्स भी वो अपने आप देखते हैं, और वो खुद ऑडिशन करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर वही होता है, वो नहीं कि मैंने अपनी एजेंसी खोल ली, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से लिंक्स बना लिए, एंड देन जो लिस्ट आई उसमें मैंने अपने ही बंदों के नाम मेंशन कर दिया और वो करने लगे।
तो सिंपल सा फंडा यही है कि नेपोटिज्म यहीं से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जो सिर्फ अपना देखते हैं पहले। तो सर आप लखनऊ आए हुए हैं, आप खुद लखनऊ के हैं, तो किस तरह आप आए और आपके जो अगल बगल लोग हैं वो किस तरह अब आपको देखते हैं? आपने इतनी फिल्म्स की हैं, एड्स की हैं, उसके बाद लोगों का नज़रिया कैसे आपके लिए बदल गया? डेफिनेटली, जैसे कि जो मेरा फिगर है, इस फिगर को देखते हुए तो लोगों का नज़रिया बदला है डेफिनेटली। और चीज़ें क्या होती हैं कि देखिए दुनिया का ये दस्तूर है कि हम उगते सूरज को सलाम करते हैं। बिल्कुल। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ। हालांकि मैं सबको तो श्रेणी में नहीं रख सकता, सब वैसा नहीं करते हैं, मगर हाँ बहुत सी जगह फ़र्क पड़ता है, जो पहले वैसे बोलते थे नहीं, और जिनको आज भी नहीं मालूम है कि मैं क्या हूँ या मैंने कुछ अलग किया है या मैं इस बॉलीवुड लाइन में हूँ, तो आज वो यदि देखते हैं तो वो आज भी कमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हुए कि वो पोक करते हैं। बट अब क्या है कि अब मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ, हालांकि कह दो बदल गया हूँ या समझदार हो गया हूँ वो मैं नहीं कह सकता, मगर चीज़ें हैं, हाँ होंगे, मतलब मैं इग्नोर इट, क्योंकि एक कहावत कही गई है कि कुत्ता भौंकता है भौंकने दो, हाथी अपनी चाल चलता है। तो सिंपल सी बात है कि मैं अपनी चाल चल रहा हूँ और बस फिर उसमें पढ़ता रहता हूँ, सिंपल सी है। कैसे आपके पेरेंट्स को एक अलग सी पहचान मिल रही है आप करके, और मुंबई में आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट है लखनऊ की लाइफ से? देखिए सीधी सी बात है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, इनको मेरी वजह से पहचान नहीं मिल रही, मगर इनको उन्हीं की वजह से पहचान मिल रही, चूँकि यदि वो हैं तो हम हैं, और यदि हम अब कुछ मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उनको पहचान मिली। तो मगर सबसे पहले बात यही आती है कि यदि वो हैं तो ही हम हैं ना। तो इस वजह से ये नहीं कहूँगा कि मेरे काम की वजह से उन्हें पहचान मिल रही है, हालांकि यदि वो पैदा नहीं करते तो फिर उनको ये आज मौका भी नहीं मिलता ना। तो सिंपल सी बात ये है। और हमारा सीधी सी बात है, हमारे बड़े भाई जो इस वक्त अभी घर पे नहीं है, वो अभी कहीं किसी काम से बाहर गए हुए, तो वो भी आर्टिस्ट रह चुके हैं। तो चूँकि फैमिली में थोड़ी सी चीज़ें आई थी, बहन की शादी थी, तो उस बीच में उन्होंने आर्टिस्ट मतलब थिएटर वगैरह छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैंने संभाल लिया। तो लाइक ये था शायद, अच्छा हमारा खानदान पानदान मतलब कोई भी इस आर्टिस्ट में नहीं है, आर्टिस्ट तो छोड़िए, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी नहीं है, सब अपनी लाइफ अपनी जॉब्स वगैरह में ही हैं। तो सिर्फ मैं ही हूँ जो एक अलग पीस निकला। काफ़ी लाइफ अलग है। और नेपोटिज्म के बारे में भी आपने बताया कि नेपोटिज्म है और ऐसा कोई श्रेणी नहीं है जहाँ नेपोटिज्म नहीं है। कितनी लाइफ आपकी डिफरेंट है यहाँ लखनऊ से मुंबई में? हाँ, तो इस बारे में मैं यही कहूँगा, देखिए डिफरेंट क्या है कि वहाँ की लाइफ मुंबई की एक चलती हुई लाइफ है, मतलब हर समय आपको अपने करियर, आपको मतलब हर एक मिनट जो है वो आपको सही जगह लगाना है। अब सही गलत भी क्या है कि मतलब आपको कुछ करते रहना है, खाली बैठना नहीं, अरे यार नहीं मन नहीं हो रहा चलो बैठे नहीं, और वो यदि मन भी नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, नहीं हो रहा तो चलो ठीक है दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, नहीं हो रहा तो हम कुछ वर्कआउट कर लेंगे, हालांकि मैं नहीं करता, बाकी लोगों के लिए है, तो वो अपने वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, कोई अपने बातचीत पे ध्यान देता है, कोई अपनी मीटिंग्स पे ध्यान देता है, मतलब वो हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है, खाली नहीं बैठता है। तो ये तो डिफरेंट बहुत बड़ा है हमारे होम टाउन और हमारे वर्किंग प्लेस के में। मगर सच बात तो यही है कि एक कहावत हमारी बीच रहती है, समय की कीमत होती है, ठीक है, टाइम इज़ मनी। तो सबसे ज़्यादा सच ये कहावत सिर्फ मुंबई में है, क्योंकि वहाँ पर 1 मिनट 5 मिनट हर चीज़ की कीमत है। आप हर दिन, जो कि यदि आर्टिस्ट की बात करें, जो जैसे कि आर्टिस्ट फैमिली के साथ नहीं रहते, परमानेंट नहीं रहते या रेंटेड पे रहते हैं, तो उनके लिए हर दिन एक अपॉर्चुनिटी से भरा होता है। वो सुबह उठता है तो ये सोचता, रात में जब सोता है तो ये सोचता है कि कल कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से काम मिलेगा। मॉर्निंग उठता है तो उसे उम्मीद होती है कि अब कोई फ़ोन आएगा तो मुझे ये ऑप्शन आएगा या मुझे ऑडिशन बनाना होगा, या हालांकि काम मिले या ना मिले बात अलग है, मगर एक ऑडिशन आना, एक आप किसी चीज़ में फिट होगे तो ही ऑडिशन कॉल आती है, तो वो चीज़ भी उसके लिए बड़ी गौरव की बात होती है। वो एक कोशिश तो होती है ना कि यार मैंने कोशिश तो की, वे खाली बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हम कोशिश करते हैं। बाकी यदि डिफरेंस करो लाइफ की, तो चूँकि देखिए क्या है कि अभी तो लखनऊ में भी इतना पबिंग वगैरह, नाइट आउट वगैरह हो गया, बट हालांकि यहाँ पर एक पीढ़ी की सोच है जो पुरानी, कि मतलब पुरानी मीन्स क्या है कि आजकल का जो न्यू जनरेशन आया हुआ है
तो वो यहाँ पर अभी मार्केट में आया ज़रूर है लखनऊ में, बट उतनी तेज़ी से ये एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज़ यहाँ पर लोग सिंगल कम रहते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा रहते हैं, सो उसकी वजह से भी थोड़ा है। फिर जॉब की टाइमिंग वगैरह की, भाई मॉर्निंग जॉब है तो फिर लोग रात में कैसे जाएंगे, जो हाँ फ्री हैं बिजनेस वाले हैं वो लोग, आजकल के यंगस्टर जो हैं वो ज़्यादातर कैफ़े और लॉन्च पब में जा रहे हैं। मुंबई में एनी टाइम लोग जाते ही हैं पहले से भी, क्योंकि वहाँ का लाइफ साइकिल ही ऐसा बना हुआ है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि अब, क्योंकि वहाँ पे हर वक्त तो लोग सिर्फ काम, ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो फिर वो कब थोड़ा सा एक्सप्लोर करें नई चीज़ों को, तो वो रिलैक्स मोड के लिए वो जाते हैं अदर्स जगह। डिफरेंसेस हैं। बाकी मुंबई में, नवी मुंबई जो है वो पूरा यूपी बेस्ड है, वहाँ पे 10:30 के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, पुलिस के राउंड चालू हो जाते हैं, लोग अपने घरों में हो जाते हैं। अपनी भी जान पहचान बनानी पड़ेगी। हम एक साबुन की तरीके हैं, हमें डेली लोगों तक यूज़ होने के लिए पहुंचना पड़ेगा, अपना प्रचार खुद करना पड़ेगा। आप जब तक वहां पहुंचोगे तब आपके पास काम आएगा, आपके घर बैठ के काम नहीं आएगा। तो आपने जाना गुरुशरण तिवारी जी से कि किस तरह बॉलीवुड में लाइफ है, और वो खुद लखनऊ के रहने वाले हैं और मुंबई में कैसे एक लाइफ जी रहे हैं। हाँ, मुश्किलें आती हैं, मगर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहते हैं तो। मैं वर्तिका अरोड़ा, वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ, धन्यवाद।